चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम हाइगन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं और हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। बेटा अभी मैं खुद कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हें उसको वीडियो भी लेके आई हूँ, मैं वीडियो भी दिखाऊंगी, आराम से समझना। चलिए टाइम वेस्ट हो गया, चिंता मत करो, अपन कल भी क्लास इसी टाइम पे लूँगी तुम्हारी 3:20 पे, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। चाहे आज थोड़ी सी क्लास हो पाएगी, इट्स ओके। ओके, ये देखो बहुत डिटेल में आराम से समझेंगे। ये हमारा क्या है? वो सरफेस जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होएगी, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या कहलाती है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये एक वेव फ्रंट है। दिस इज द वेव फ्रंट ए बी। ये वेव फ्रंट है ए बी, जिसको मैंने नाम दिया था, जिसको मैंने नाम क्या दिया था? एक मिनट रुकना यार। जिसको मैंने नाम दिया था ए बी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। इंसिडेंट वेव फ्रंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, अभी एक ही कलर चलेगा फिर मैं दूसरा करूंगी, तो इस पे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी बेटा, बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये लाइट रे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रे ऑफ लाइट। तो कितनी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है? दो लाइट रे को कंसिडर कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, on a wave front, every point on a wave front will act as a source of new disturbance, ठीक है, and they all will form wavelets। वो क्या बना देंगे? wavelets बना देंगे, ठीक है। they will form wavelets। wavelets क्या हैं? वेव फ्रंट के छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। ये बड़ी वेव फ्रंट थी, प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पे जितने भी पॉइंट्स थे वो किसके जैसे एक्ट कर रहे थे? दे वर एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सेकेंडरी वेव इसमें से जो वेवलेट्स ये जो बन रहे हैं छोटे छोटे सर्कल्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेट्स, ठीक है। ध्यान आ रहा है? अब सुनो, अब ए बी पे बहुत सारे पॉइंट है, मैं सारे नहीं कंसिडर कर सकती, मैं करूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने लिया ये एक बिंदु बी पॉइंट, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, ये बी और ए, ठीक है। बी और ए दो पॉइंट्स ले ली, इनमें से वेव फ्रंट निकलेंगे। ध्यान देना बेटा, क्या ऐसे निकलेंगे? बी के वेव फ्रंट देखो ऐसे बढ़ते जाएंगे, स्फेयर बनेगा पूरा, ठीक है। तो मैंने एक आग बनाई है, ठीक है, मैंने आग से भी आपको शो किया हुआ है। तो आई हैव, ये आग बनेगी, ठीक है, ये आग बनती गई और मैंने बोला कि ये एक आग इधर बनी, ये आग बनते बनते ये ऐसे बनेगी, मेरे को बस इतनी सी चाहिए, मैंने वही आग ड्रॉ करी है। तो B से इस आग जिस पे ये टच कर रही है इसको ज्वाइन कर लो, ये यहां तक, ये B से C मार्क कर लो इसको, ठीक है। दिस पॉइंट इज C, इस पॉइंट को C मार्क कर लो। तो B से वेव फ्रंट निकल रही है और वो C पॉइंट पे पहुंची, तो वो T टाइम, तुम्हारी एनसीईआरटी में इसको टाउ बोला हुआ है, मैंने T से शो किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो। ये वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? V वेलोसिटी से, क्योंकि अभी मीडियम तो सेम ही है ना, रिफ्लेक्टिंग में तो जिस मीडियम से लाइट रे आती है उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। तो BC is the distance covered by the wavefront in time t tau with velocity v। क्या ये बात समझ में आती है? अब आ जाओ, जिस समय पे B से वेव फ्रंट निकला है उसी समय पे A पे से भी वेव फ्रंट निकला है। अब जरा हम A के वेव फ्रंट की बात करें तो वो पहले ही ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है, तो उसमें से वेव फ्रंट क्या इस डायरेक्शन में निकलेंगे? बोलो क्या बोलते हैं? निकलेंगे, ऐसे ही वेव फ्रंट बड़े बड़े होते जाएंगे। तो ये मैंने एक आर्क कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये एक आर्क कंसिडर कर लिया।
अब बच्चे ये क्या है, तुमने यही तो मैंने तुमको पढ़ाया था, ध्यान देना बेटा। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ए से ए डैश। अगर आप मेरा लेक्चर देख के आए हो तो हमने क्या बोला, से ए से ए डैश एक्स डिस्टेंस इसकी आर्क बना लो, बी से बी डैश भी एक्स डिस्टेंस है, आर्क बना लो, इन सब आर्क पे टेंजेंट बना लो, वो क्या होगा, दैट विल गिव यू द नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो मैंने इस आर्क और इस आर्क को ज्वाइन किया, बहुत आराम से समझो, इस आर्क और इस आर्क को ज्वाइन किया। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ बच्चे, ये आर्क ठीक है, इससे ज्वाइन किया, तो ये जो पॉइंट मेरा बना, इस पॉइंट को मैंने बोला E। नाउ व्हाट इज AE, व्हाट इज AE बच्चे, AE क्या है, AE इज द सेम डिस्टेंस। अरे क्यों, सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम वाई सेम हम क्या बोल रहे हैं, टाइम तो T उसको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं कि भैया ये टाउ टाइम में C को टच कर रहा है। अब तुम देखो तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो हमने बोला E तक जा रहे हैं। किस वेलोसिटी से जा रहे हो, अगर मीडियम सेम है तो भैया लाइट की वेलोसिटी सेम रहेगी क्या, तो तुमने बोला हाँ रहेगी। तो अगर वेलोसिटी सेम, समय सेम, तो क्या डिस्टेंस सेम रहेगा, यस। तो AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V टाउ, ठीक है। अब अगर आप इधर ये EC बच्चे क्या मिल गया है आपको, EC इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। डायग्राम में मेरा जो मैंने कॉपी में बना रखा है ना, लेट मी शो यू, इसकी मैं पिक्चर भेज दूंगी तुम्हें, ये नीचे वाला काफ़ी डिसेंट बना हुआ है, तो आई सेंड यू द पिक्चर ऑफ दिस, ठीक है। तो जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अब आप क्या करोगे, इधर से परपेंडिकुलर अगर इस पे बनाते हो, अगर मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर मैंने इस पे बनाया और ये परपेंडिकुलर बनाया, तो ये क्या है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ब्लैक वाली इंसिडेंट लाइट रे, यू कैन सी दैट, और EC से जो निकल रही है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे। हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, बता देते हैं अभी। चलिए, यहां तक का डायग्राम क्लियर है क्या, एक बार विजुअलाइजेशन दिखा दूं पहले, ये ड्रॉ कर रहे हो, अगर तुमसे हो सकता है तो कर लो, कॉपी खोल, बुक खोल के बैठना है NCERT, ठीक है, बुक खोल के बैठना, मेरा डायग्राम की हेल्प लेना, नहीं ड्रॉ हो रहा है तो स्पेस छोड़ देना, मैं मेरा भेजूंगी, ठीक है, मैं मेरा अभी भेज दूंगी क्लास छूटते ही। समझ में आया तो मैं तुम्हें एक बार वीडियो दिखा दूं इसका, मुझे रिप्लाई करना बच्चों। अगर ड्रॉ कर रहे हो तो मैं रुकी हुई हूँ और मुझे रिप्लाई करना, मैं तुम्हें वीडियो दिखाना चाह रही थी एक बार। हो गया, ये देखो, ये वीडियो देखना, ये वेव फ्रंट आ रही है, दिस इज द वेव फ्रंट कमिंग। देखो इस पर्पल वाली पहले रिफ्लेक्ट हो गई है, अब ये रिफ्लेक्ट बाद में हुई, और ये वेव फ्रंट के देखो दोनों के क्या है, टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। नीचे रेड वाला पार्ट मत देखो, वो रिफ्रैक्शन है, अभी ऊपर वाला ही देखो, रिफ्लेक्टेड वाला ही। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों है, बट तुम सिर्फ ऊपर वाला देखो। वेव फ्रंट आया और ये चला गया, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अब आप देख सकते हो AB हमारा वेव फ्रंट है और EC हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब जल्दी से सब लोग मेरे साथ मैथ्स देखेंगे, ठीक है, मैथ्स लगाना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ इधर, अब मैं फिर से एक बार दूसरा कलर लेके, ये देखो इधर आओ, सब लोग बोर्ड पे आना। ये नॉर्मल है, ये मैंने इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच के एंगल को क्या I कहा जाता था, 9th 10th में तो कहते थे, उससे पहले भी यही कहते थे और आज भी यही कहेंगे। अच्छी बात है, चलो आगे आ जाओ। क्या हमारे बच्चों को याद है कि ये जो रे है और ये जो वेव फ्रंट है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो क्या ये एंगल 90 - I होगा? इधर देखो पहले,
देख रहे हो ये मैंने ये बनाया, दिस विल बी 90 माइनस आई, तो क्या बच्चों दिस विल बी आई होगा, ठीक है यहाँ तक। अब इधर आ जाओ, अब वेव फ्रंट इधर ड्रॉ करो, सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करो, ये रहा नॉर्मल, ये मेरी रिफ्लेक्टर लाइट रे है, ये आर है, और ये ब्लैक और ये क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 होता है, तो दिस मच विल बी 90 माइनस आर, तो बच्चे ये कितना हो गया आर। अब बहुत आसान चीज़ है, अब मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बढ़ूँ क्या आगे, अब मैं मेरे 9th वाले बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ डिवाइड एंड रूल। जब एक ही फिगर के अंदर दो ट्राइंगल्स होते हैं तो मैं कहती हूँ उस फिगर को डिवाइड कर लो, अलग अलग ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लो। उनको दिखता नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं, तो तुम्हारे लिए भी ऐसे ही मैं दो ट्राइंगल्स दिखा रही हूँ, कौन कौन से कंसिडर कर रही हूँ, ए सी ई वाला ट्राइंगल और ए सी बी वाला ट्राइंगल। इसके अंदर तुम्हें देख पा रहे हो, ठीक है, ये आई पता है, ये 90 डिग्री है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है, लिख लो। तुम्हें ये 90 छोड़ो, ये 90 नहीं पता अभी हमको, सॉरी। तुम्हें ये पता है ए सी वी टाउ है ना, और ये भी कितना है वी टाउ है। नाउ कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, देख लें पहले, ठीक है। ए ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू वी टाउ, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन, एक्चुअली 90 डिग्री वाला ही लगाना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री है ही। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री क्यों है, ये देखो ना, तुम्हें दिखाऊं, देखो डायग्राम देख रहे हो तुम, ये देखो, ये जो ये लाइट रे ही तो सीधी जा रही है, ये देखो ई सी, इधर देखना, ये ई सी है, ये ए पॉइंट है, इससे ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये 90, तो ये भी तो 90 होगा ना, ऐसे तो समझ सकते हो, यूं तो आसान है समझना। अरे ये तो 90 है ही, तो अंदर वाला भी क्या होगा 90 होगा, इससे समझ में आता है। इधर ये 90 तो ये 90 होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज 90 एंड दिस इज 90, तो ये तो हो गया हमारा कॉमन, इसको हम बोलते हैं कॉमन। और एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाय आर एच एस हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल आई और ये एंगल आर है इज इक्वल बाय सी पी सी टी। बोलो, लिख लो, फिर मुझे बताना आया नहीं आया समझ में, जस्ट लेट मी नो। हाँ जी, बोलो 12th के बच्चों, लिख रहे हो अभी? यस मैम, पूछनी थी। हो गया बेटा? अच्छा कृति ने तो बोल दिया, किसी और के लिए वेट करना है? डन? ओके चलो मैं एक बार पूछ लेती हूँ चैट विंडो पे कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। विजुअलाइजेशन तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, उसका डायग्राम तुम्हारे साथ शेयर करूँगी, कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी से फटाफट रिप्लाई करेंगे। और इस चैप्टर को अपन 2-3 दिन लगातार पढ़ेंगे। तो मैं खुश पहले कर देती हूँ कि दिवाली पे मैं 1 वीक का ब्रेक देती हूँ हर साल, क्योंकि मुझे बाहर जाना रहता है अपने ससुराल, तो इस बार भी जाएंगे, पहली बार निकलेंगे इतने महीनों के बाद घर से बाहर, तो तुम्हें मिलेगी छुट्टियाँ। तो अभी मैं जितने दिन भी पढ़ाऊँ तो पढ़ लेना, ठीक है। ये सोच के कि 1 वीक पूरा छुट्टी देगी, तो सुन लो इसको, बस ये सोच के। मेरा टारगेट जो है मैम, बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो नहीं करती है, उसका रीज़न उसने ये बोला हुआ है हाइगन ने,
देखो इसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसका रीज़न तुम्हारे कोर्स में नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसने क्या पूछा है, देखो इसने ये पूछा है कि ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है इसमें ये क्या है, नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट तो पीछे भी तो बन रही है, ये तो पूरा है। तो ऐसा उसने लॉजिक दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब वो आगे की वेव फ्रंट होती है उसकी स्पीड होती है, पीछे जब वो वेव फ्रंट बनता है उसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, नेग्लिजिबल होती है, तो वो वेव फ्रंट नहीं कंसिडर होता, वो बनता ही नहीं है या नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, आगे जो वेव है वो v वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहा है, बट जब पीछे वो प्रोपोगेट करता है तो उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, एसएल अरोरा ने इसको अलग तरीके से थीटा से बता रखा है, एक रिलेशनशिप लेके। तो वो कोर्स में नहीं है, बस तुम यही मान लो कि हाँ ये बैकवर्ड वेव फ्रंट कहलाती है, ये जैसे फॉरवर्ड वेव फ्रंट है, दिस इज फॉरवर्ड वेव फ्रंट। तो भाई हमारा स्फेयर तो पूरा बन रहा है ना, तो पीछे भी वेव फ्रंट बन रही है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड वेव फ्रंट, बैकवर्ड वेव फ्रंट। तो पीछे की जो वेव फ्रंट होती है बच्चे, उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है, तो उसको कंसिडर नहीं करते। तो आगे ही आपकी वेव फ्रंट प्रोपोगेट कर रही है, ऐसा हाइगन ने बोला, तो हमने मान ली उसकी बात। चलिए अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, जो कि इससे और भी इजी है। देखो जरा, मैम हाँ मेघा, आपने जो डायग्राम में बनाई है, ये भी तो वेव फ्रंट हुई, बैकवर्ड वेव फ्रंट हुई है ऊपर डायग्राम में। ऊपर डायग्राम में बैकवर्ड वेव फ्रंट, देखो तुम मेरा डायग्राम देखो, तुम कंफ्यूज हो रही हो। मैं ये बोल रही हूँ कि B आगे बढ़ रहा है, ध्यान दो बच्चे, B वाला पॉइंट ये बैकवर्ड थोड़ा ना है, ये फॉरवर्ड है, और इधर A से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये ऐसे और ऐसे शो करने का मतलब ये नहीं है कि ये ये बैकवर्ड है, तो ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अरे बी पॉइंट से जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं वो कहाँ प्रोपोगेट कर रहे हैं। इस डायग्राम को अब मैं खराब कर ही सकती हूँ, सबने बना लिया है, समझ लो मेगा, आराम से समझो बेटा। ये वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे पहुंचे कितने टाइम, टाउ टाइम में v वेलोसिटी से। जब B वाले पहुंच रहे हैं C पे, A तो ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो A से जो वेव फ्रंट निकलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बच्चे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो A के वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के इस डायरेक्शन में बन रहे हैं, और B इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो बैकवर्ड कुछ भी नहीं है। बैकवर्ड, सुनो मेघा, इसी पॉइंट, एक ही पॉइंट का फॉरवर्ड वेव फ्रंट होता है और उसी पॉइंट का बैकवर्ड लेते हैं। तुम तो इधर B और A दो डिफरेंट पॉइंट है। नहीं मैम नहीं, बी का ही मैं बोल रही हूँ कि ये बैकवर्ड, आपने जो अभी वो दिखाई थी ना वीडियो, हाँ, उसमें भी उल्टा था बी में। उसमें उन्होंने अलग तरीके से लिया है, उन्होंने C को जब हिट किया है ना, उसके बाद वेव फ्रंट को, देखो मैं वीडियो दिखाती हूँ, जो तुम बात बोल रही हो मैं वो भी दिखा देती हूँ, मैंने उसका कॉपी नहीं किया, मैं तुमको बताती हूँ उसमें क्या दिखा रहे हैं। वो देखो A हिट कर रहा है, A का अब निकल रहा है, अभी वो देखो ये छोटा सा जो मार्क दिखा रहे हैं वो वेव फ्रंट ही है, बट अब वो जब C हिट किया उसमें से जो वेव फ्रंट निकल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको शो कर रहे हैं। मेघा समझी या नहीं समझी मेरी बात? मैं तो B को आगे लेके जा रही हूँ, ये देखो ये मेरा वेव फ्रंट, जो ग्रीन वाला छोटा सा है वो मेरा जा रहा है, ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, C पे जब वो हिट करेगा, हिट करने के बाद जो वेव फ्रंट निकलेगा उसको A के वेव फ्रंट से टच कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माय डायग्राम एंड दिस डायग्राम, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। मैं पहले B के वेव फ्रंट को जब वो C को हिट करता है, देखो डायग्राम, हाँ मैम आ गया ना डिफरेंस, मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो आज तो गड़बड़ हो गई यार, मैंने 9th को 445 की जगह 345 लिख दिया। चलो आ जाओ अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, देखो समय लो, इस नए चैप्टर को 2-3 दिन देखो आराम से हमारे पास। और एक चीज़ और बोल देती हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि
ये पोस्टपोन की डेट्स CBSE से ऐसे कंफर्मेशन नहीं है, तो आप लोगों को 3 महीने का टारगेट लेके ही चलो कि लेट्स से आपके कोर्स 3 मंथ्स में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वेदांत के लिए अच्छा होने वाला था, पोस्टपोन हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो डू नॉट थिंक अबाउट दैट, आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से करते रहो। क्योंकि बेटा मैं तो अपने टारगेट से ही चल रही हूँ कि नवंबर के बाद, मतलब दिवाली ब्रेक्स के बाद मुझे रिवीजन स्टार्ट करना है, तो आई विल डू दैट। सेमीकंडक्टर में थोड़ा लेट लूँगी, रीज़न भी बता देती हूँ, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको याद रखो, ठीक है। बाद में भी पढ़ाए, मतलब दिसंबर में लूँगी, फिर एक बार फेब में ले लूँगी। चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है हमको। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू V1 बाय V2, ठीक है, यही कहता है ना। और N2 बाय N1, ठीक है, जिसको हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कह रहे थे, प्यारे प्यारे, तुमको फिर से रिवाइज कराएंगे तो शायद याद आ जाएगा। ऐसी इस रिलेशनशिप पे बहुत न्यूमेरिकल्स मैंने तुमको कराए थे रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है मेरी सरफेस, जिसको मैं बोलती हूँ सेपरेटिंग सरफेस। सेपरेटिंग सरफेस जो कि दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 2, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, लाइट रे को हम लेके आते हैं। लाइट रे आएगी आपकी कैसे, ये कॉन्सेप्ट तो याद है ना आप लोगों को, कि ये लाइट रे आती थी और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती थी, ठीक है। ये लाइट रे आई, एक मिनट, नहीं डिलीट हो रहा। सेम केस करेंगे हम, क्या करेंगे, ये एक लाइट रे और ये दूसरी, बेसिकली वेव फ्रंट बना देती हूँ तुम्हारे लिए, वही AB वेव फ्रंट, AB वेव फ्रंट, ठीक है, AB वेव फ्रंट। डायग्राम अगर मेरे साथ बना रहे हो तो बनाते हुए चलो, तो बताएं। इनके बीच में परपेंडिकुलर एंगल है ही। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं B से वेव फ्रंट निकल रहा है, उसी समय पे A से भी वेव फ्रंट निकलेगा। दो ही पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं फिर से, A और B, A एंड B आर द टू वेव फ्रंट्स। कैसे, देखो बच्चे, देखना, ये वेव फ्रंट निकला, ये वेव फ्रंट जा रहा है, ये वेव फ्रंट जा रहा है, ये वेव फ्रंट जा रहा है, और हमने बोला ये रहा C पॉइंट, वो ये वही वेव फ्रंट है जो कि V1 वेलोसिटी से, मीडियम चेंज हो रहा है बेटा, तो V1 वेलोसिटी से टाउ टाइम में BC डिस्टेंस कवर करेगा। ये वेव फ्रंट B से C कब पहुंचेगा, तो आई एम सेइंग कि दिस वेव फ्रंट विल रीच C पॉइंट इन टाउ टाइम विद V1 स्पीड। अच्छा, तो क्या A से भी उसी समय निकल रहा है? निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, बट आप देखेंगे मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कम हो गई, तो ये वेव फ्रंट यहाँ पे ही पहुंचा, ठीक है, ये यहाँ पे, ये AE कौन सा डिस्टेंस है, AE डिस्टेंस वही टाउ T टाइम में V2 वेलोसिटी से कवर किया, बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2। अरे ये तो हमको प्रूव करना है, छोड़ो, ये रहने दो, ये तो हम प्रूव कर रहे हैं ना, सॉरी, आई एम सॉरी। ये हम प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, E से C को ज्वाइन करो, E से C को ज्वाइन करो। अब समझ में आ रहा है, देखो ये आर्क है BC डिस्टेंस की आर्क और AE लेंथ की आर्क, आर्क पे टेंजेंट को ज्वाइन करने से क्या मिलता है, वेव फ्रंट मिलता है, सही बोल रही हूँ मैं, वेव फ्रंट मिलता है ना। तो ये इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी
this will be my refracted ray. Am I clear? आ रही बात समझ में? Yes. Now आ जाओ इधर, आराम से देखो क्या क्या पता है। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहले ये आए है, क्या सब बच्चों को ये 90 दिख रहा है? कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट लाइट रे और वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 होता है, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस आई, और ये फिर से नॉर्मल ही तो है। दिस इज व्हाट, दिस इज माय नॉर्मल, तो ये एंगल फिर से 90, तो ये आई हो जाएगा। लिख दूं तुम्हारे लिए, दिस विल बी 90 माइनस आई। ये एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। आ रही बच्चों की बात समझ में? अब ये देखो, ये नॉर्मल और आपकी रिफ्रैक्टेड रे के बी का एंगल आर होता है, तो बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस आर होगा। ये 90 है ही, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 होता है, तो दिस विल बी 90 माइनस आर, दिस विल बी 90। तो बच्चे ये फिर से आर आ जाएगा, फिर से आर आएगा या नहीं आएगा? यहां तक लिख लो, फिर अपन बात करते हैं। कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे? डायग्राम क्लियर हो रहा है? थोड़ा बड़ा बनाओ, वापस बना सकती हूँ मैं, बोलो। अगर ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो शैल आई ड्रॉ द नेक्स्ट न्यू डायग्राम फॉर यू पीपल? जल्दी से बताओ बच्चों। आदित्य का माइक बंद हो गया। और कोई बता दो। मैम यही ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? फिर से समझाने के लिए मैं चलो एक बार फिर से बना दूंगी। ये ड्रॉ कर रहे हो तो कर लो, मैं फिर से समझा दूंगी। हो गया? यस मैम। ओके बेटा, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई सी, अलग अलग बना दो तुम्हारे लिए। लो, ये 90 है, ये बी है, ये सी है, ये ए है और ये आई है। बी सी इस बार डिफरेंट है, तो लिख लो V1 टाउ, और इधर आप ए ई सी बना लो, जैसा है वैसा ही बना लो। ये ए सी है, ये 90 डिग्री है और ये आर है आपका, और दिस इज V2 टाउ, ए ई इज V2 टाउ। तो साइन आई की वैल्यू क्या है पहले एंगल में? इसमें कुछ कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा रहे हैं ना। साइन आई इज इक्वल्स टू बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज V1 टाउ अपॉन ए सी। सिमिलरली साइन आर कितना हो जाएगा? V2 टाउ अपॉन ए सी। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, ठीक है। सो इससे हमारी रिलेशनशिप क्या आ जाएगी? साइन आई बाय साइन आर को डिवाइड करोगे बच्चे तो यू विल गेट V1 बाय V2। दिस प्रूव्स ये रिलेशनशिप, क्योंकि आई एंगल आर से बड़ा आएगा, ऑब्वियसली उससे बड़ा आएगा, ठीक है। तुम देख भी सकते हो ये छोटा बनने वाला है। आप देखो, तुमको ऐसे, तुम ये लिख लो फिर मैं तुमको बताती हूँ। लिखा? ये लिख लो। लिखा बेटा? बोलो बच्चों। यस मैम। हाँ, ओके बेटा। सुनो, देखो तुमको याद है, अगर तुमने ट्रिगो जब पढ़ी थी, अभी भी पढ़ते होगे, ये तो मैं छोटे बच्चों वाली बता रही हूँ। अगर ये एंगल ए है, इसी से मैं अगर इसको और बड़ा कर दूँ, सॉरी मेरे को ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे,
ठीक है, तो ये लाइन बड़ी करी तो ये वाला एंगल भी बढ़ गया ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं डायग्राम आपको फिर से शो करूं, इसके अंदर ये लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू दिस लेंथ, तो अगर ये लेंथ बड़ी होगी तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा, और अगर ये लेंथ AE लेंथ छोटी है तो उसके अपोजिट एंगल भी छोटा होगा। ठीक है, इतनी सी लेंथ ये एंगल बना लेगी और थोड़ी बड़ी लेंथ लूंगी तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएगा ना। ये तो समझ में आता है, यही चीज़ तो हो रही है, क्योंकि AC हाइपोटेन्यूज तो बराबर है। तो इससे वैल्यू पुट करके बताऊँ, साइन I की वैल्यू 60 ले लो। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन R छोटा है 45 ले लो, 1/√2 रेसिप्रोकेट करके √2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे √3/√2, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो V1 इज 2/√2/3 V2, मतलब हम क्या बता रहे हैं, ये सॉरी हाँ V2 स्पीड की बात कर रहे हैं, तो V उल्टा लिख दिया। एक मिनट कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ क्या मैं चीज़ों को, मैं बता रही थी साइन I एंगल बड़ा है, I की वैल्यू आप ले लो 60, साइन 60 ले लो, साइन R की वैल्यू ले लो 45। ठीक है, ये कितना हो गया √3/2, और इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, और इधर क्या है V1/V2 आपकी स्पीड आ रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गई, √2 नीचे आ जाएगा, V2 इधर आएगा बेटा, तो V1 स्पीड क्या है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू बड़ी आएगी 1 से, तो V1 स्पीड V2 स्पीड से √3/2 टाइम्स ज़्यादा है, तो V2 स्पीड कम है। इसी प्रिंसिपल ने न्यूटन की कॉर्पस्कल थ्योरी का जो ड्रॉबैक था, उसने क्या बोला था, तुम्हें याद आ रहा है बच्चों, उसने बोला था जब पार्टिकल, ये जो पार्टिकल कॉर्पस्कल पार्टिकल जब आता है तो इसको सरफेस, ये जो दूसरे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, एयर मीडियम से एनी अदर मीडियम, डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स इन कॉर्पस्कल पे फोर्स लगाते हैं। कैसा, अट्रैक्टिव, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कि ये खींचे चले जाते हैं, तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत था। दिस हाइगन प्रिंसिपल प्रूव इट रॉन्ग, और उन्होंने सही चीज़ हमको बताई कि sin I/sin R is equals to V1/V2, where the speed of light decreases when it travel from rare to denser medium। क्या मेरी बात समझ में आई? न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी ने ये बोला था, जब पार्टिकल्स, ये क्या है, कॉर्पस्कल्स है, लाइट के पार्टिकल्स किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स इन कॉर्पस्कल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो वो खिंचते हैं तो उनका मोशन तेज हो जाता है। शायद मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया होगा, अभी बता रही हूँ। स्पीड बढ़ जाती है, ये तो मैंने बताया था, ठीक है, बट इट वॉज रॉन्ग, जिसको हमें हाइगन ने सही बताया। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से चैट विंडो पर रिप्लाई करेंगे, ऐसे तो मैं इंतज़ार ही करती रह जाती, कोई बोलेगा। मीटिंग बच्चों की छूट गई है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई करो, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि स्पीड डिक्रीज होती है, हमें पता था, बट हमने प्रूव किया। क्या ये बात आप बच्चों को समझ में आ रही है? समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको, मैं सब बच्चों का रिप्लाई का वेट करूँगी जब तक मैं जाऊँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही लॉ हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करने, ऐसे प्रूव करने आपके एग्जाम्स में आते हैं। यस कृति, जूही, मेघा, निशीत और निहारिका, बेटा बताएं, आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस बताऊंगी, और आ गया तो मुझे रिप्लाई कर दो फटाफट जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, इज दिस क्लियर और नॉट? यस, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, फिर से बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ, सुनो। मैंने तुमको बताया था कि ये मेरा एक लेंस था, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से बच्चे लाइट कैसे आई थी? ये अपन ने लाइट रे परपेंडिकुलर करी थी। अभी सब एक बढ़िया चीज़ समझ में आने वाली है तुमको,
और ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई थी, याद आ रहा है? ठीक है, तो मैंने तुम्हें कहा था इसका वेव फ्रंट बनाओ, तो तुमने क्या बनाया था? इधर तो वेव फ्रंट मैंने ही बताया था, तुमने क्या बनाया था? ये वेव फ्रंट एक ऐसे बनेगा, जब लाइट रे पैरेलल आती है तो वेव फ्रंट ऐसे बनता है। और इधर के लिए मैंने क्या बोला था? इसको पॉइंट सोर्स ले लो और इसमें से ऐसे निकाल दो। अब तुम्हें रीजन बताऊं? अब तुमको ये वेव फ्रंट ए बी सी, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये वेव फ्रंट सीधा आ रहा था, ए सी बी, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला, सब ध्यान देना। ये ए सी बेचारा सीधा जा रहा था, सारे साथ साथ वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे थे। जब ये लेंस से गुजरा तो बीच में लेंस की थिकनेस थी ज्यादा, तो सी वाले पॉइंट की स्पीड हुई सबसे कम। तो ए और बी की स्पीड थी एक जैसी, क्योंकि उधर थिकनेस कम थी, तो वो तो आगे मूव कर गए टी टाइम पे। जब हमने मोशन देखा एट टाइम टी, तो भैया ए तो यहाँ तक पहुँच गया, सी भी इतना पहुँच गया, बी भी पहुँच गया, बट सी पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया सी? ये क्योंकि इसको पीछे से ये जो थिक लेंस था वो उसकी स्पीड को कम कर रहा था, तो ही आपकी ये सीधी लाइन ऐसे कर्व हो जाती, क्योंकि इधर से इसको खींच रहा है कोई, क्योंकि ये थिक है सेंटर से। अब बताओ तुम्हें समझ में आया इस, क्योंकि ये लास्ट क्लास में तो मैंने तुमको लिखवा दिया था, अब मुझे पता, अब सीरियसली आंसर चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि भाई ये कर्व हमारा ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। आपके दिमाग में आया होगा कि यार ऐसे ही क्यों बनाना है, ऐसे क्यों नहीं बनाना। तो इज दिस क्लियर कि हमारा कर्व ऐसे क्यों बन रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों, यस रिप्लाई करो। वापस से दिखाऊं क्या बोला है मैंने? हाँ जी, ए सी बी लेंस से पहले सीधा है, पर जब वो लेंस को क्रॉस करता है तो सी पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कम हुई है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा थिक पार्ट से गुजरता है। तो ए और बी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो वो तो आगे निकल गए। इन सबको कब देखा? टी टाइम पे देखा, तो ए आगे मिला, बी आगे मिला, बट उसी टाइम पे सी पिछड़ चुका था। तो आपका वेव फ्रंट कैसा बन गया? ऐसा कर्व बन गया। तो समझ में आ रहा है कि इस पार्ट में वेव फ्रंट कर्व क्यों बना है? बच्चों रिप्लाई करो प्लीज, यस प्लीज रिप्लाई करें इस पार्ट पे। ओके, 2 लोग बोल रहे हैं, ठीक है, अब मैं औरों का वेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मेघा जो प्रिज्म का केस लिया था, प्रिज्म के केस में आपकी लाइट रे अगर ऐसे आ रही थी और वो फिर ऐसे जाती है, ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, इसका वेव फ्रंट है, ये ए बी वेव फ्रंट है, ये बी ये ए, और जब निकला था तो ये वेव फ्रंट हो गया था। अब देखो, तुम देख सकती हो मेघा, बी आगे है ए से, ये इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है और ये इतना ही कवर किया है। रीज़न क्यों? क्योंकि ए जिस पार्ट से निकल रहा है ना, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। थिकनेस ज़्यादा होने के कारण उसकी स्पीड स्लो डाउन कर जाएगी, तो वो धीरे धीरे आएगा पीछे पीछे। यस, इज दिस पार्ट क्लियर? चलो बढ़े आगे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे बच्चे, रिप्लाई करो फटाफट। कैसी क्लास है मेरी 12th क्लास। चलो अभी मैं तुमको बता रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली, हैव यू हर्ड द वर्ड सुपर इम्पोज? सुपर इम्पोज सुना है क्या? सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर दूसरी चीज को रख देना, उसको बोलते हैं हम सुपर इम्पोज। इधर हम सुपर इम्पोज में से इम को हटा लिया और फिजिक्स में उसको सुपरपोजिशन बना के कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं 2 एग्जाम्पल लेती हूँ। हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव के लिए पढ़ रहे हैं, बट वेव के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हम दूसरे कुछ 2 एग्जाम्पल लेते हैं।
लेट्स से देयर आर टू पार्टिकल्स, एक ए पार्टिकल है और एक बी पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल, दीज आर पार्टिकल्स जो कि v1, ये v1 वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी भी ले सकते हो, डिफरेंट वेलोसिटी भी ले सकते हो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दीज आर पार्टिकल्स विच आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट point P they come and hit each other, or I'll say when they hit, these two particles can they live together at the same point? क्या A और B दोनों पार्टिकल्स एक ही समय पे P पॉइंट पे एक साथ स्पेस में रह सकते हैं? आंसर इज नो। जब दो पार्टिकल्स आके एक ही पॉइंट पे आते हैं तो या तो ए ही उस पे रहेगा या बी पार्टिकल रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं इन स्पेस। लाइव एग्जाम्पल, कोई डे टू डे लाइफ से आपको कनेक्ट करके बताते हैं। अगर इफ आई आस्क यू टू हैव योर ऑल मील्स ऑफ द डे एट द सेम टाइम, मैंने आपको बोला लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड इन बिटवीन जो भी मील खाते हो, अभी हम जब घर के में हैं बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो वी आर ईटिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने बोला एक ही समय पे खा लो, मतलब ब्रेकफास्ट, उसके ऊपर लंच भी डाल लो, उसके ऊपर डिनर भी डालो और बीच की सारी मील्स भी डाल लो। क्या आप एक ही समय पे सारी मील्स ले सकते हो? सुपर इम्पोज कर सकते हो सारी चीज़ों को? आंसर इज नो। बट वेव ऐसा कर सकती है। एक ही पॉइंट पे बहुत सारी वेव, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, सामने से भी आ रही है, पीछे से भी आ रही है। दे ऑल कैन लिव टुगेदर, दे ऑल कैन हिट द पार्टिकल। बेसिकली वेव क्या होती है? अगर 11th में पढ़ा हो, वेव इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वेव क्या लेके घूमती है? एनर्जी लेके जाती है। और जब वो एनर्जी लेके आती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वेव, आपने सुना होगा वेव रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम। हमने पढ़ा था कि जब भी वेव प्रोपोगेट करती है उसको एक मीडियम चाहिए रहता है। तो लेट्स से बी एक पार्टिकल है मीडियम के अंदर और ये मेरी वेव आती है। तो बच्चे ये मेरी वेव क्या करेगी? ये वेव जिस एनर्जी से आ रही है वो एनर्जी इस पी पार्टिकल को दे देगी। तो दिस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन। यही तो होता है ना, यही तो करेगा ये पार्टिकल। क्या करेगा? अप एंड डाउन ऑसिलेट होने लग जाएगा। इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन, SHM, हाँ या ना? अब हम बोलते हैं जिस समय पे ये वेव आई उसी समय पे मैंने एक वेव और निकाल दी, ठीक है। क्या इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, ये ऑसिलेशन अब किसके कारण परफॉर्म करेगा? इसके कारण, इसके कारण? आंसर इज दोनों के कारण। आंसर इज दोनों के कारण। तो अगर पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, तो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट ऑसिलेशन होने का एम्पलीट्यूड क्या होगा? कैन यू टेल मी? 1 सेंटीमीटर। तो दो या दो से ज्यादा वेव एक ही समय पे सुपरपोज कर सकती है, वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। और जब वो एक साथ आती हैं तो उस पॉइंट पे जो पार्टिकल होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is equal to the displacement of vector addition of displacement produced by individual waves। ऊपर से चला गया, फिर से सुनो। हर एक वेव आती है, पार्टिकल को एम्पलीट्यूड एनर्जी देती है, अपने उस एनर्जी से वो पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है। y1 इज व्हाट? इधर y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है, वेव कर रही है उस पार्टिकल को। तो पहली वेव ने y1
डिस्प्लेस किया, दूसरी वेव ने y2 डिस्प्लेस किया, तो हमने पूछा कि एक्चुअली P पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हमने बोला जितनी भी वेव होंगी ना उन सब का एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन कर लेना, तो आपको एक्चुअल क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पे रखे पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कि वो कितना डिस्प्लेस करेगा। अगर ये दोनों वेव, अगर ये जो वेव आ रही है इस P पॉइंट पे, ठीक है, ये दोनों वेव इस तरीके से आई कि इसका भी क्रेस्ट और इस दोनों का ट्रफ मिल रहा है, ठीक है, दोनों का ट्रफ मिल रहा है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी भी, ये भी 4 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस हो रहा है और ये भी 5 सेंटीमीटर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट पार्टिकल कहाँ जाएगा, नीचे विद 5+4 डायरेक्शन, वेक्टर एडिशन करोगे तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो 9 नीचे जाएगा। अगर एक वेव उसको ऊपर धकेल रही है और दूसरी वेव नीचे धकेल रही है विद द सेम एम्पलीट्यूड, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, 0, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक उसको नीचे खींच रहा है उतने ही फोर्स से दूसरी नीचे ऊपर खींच रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। तो ये एक ऐसी मैथ्स है जिसमें बहुत ही फनी मैथ्स बन रही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि 2 वेव मिलके 4 भी दे सकती हैं और 2 वेव मिलके 0 भी दे सकती है, 1 + 1 4 भी हो सकता है, मतलब जो रिजल्टेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से भी ज़्यादा हो सकता है, 1 + वैल्यू क्या आ रही है 4, और दोनों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी आ सकती है। देखो इसमें आई, देखो इसमें 9 आई थी, एक की वैल्यू है 5, एक की वैल्यू है 4, रिजल्टेंट की 9 आई, इसमें एक की वैल्यू है 4, दूसरे की 4, उसकी रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आई, और इसके बीच की भी कोई भी वैल्यू देख सकता है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। आ रहा है समझ में? What is principle of superposition? Superposition ये कहता है when 2 or more waves are moving together, ठीक है, are coming to a point, एक पॉइंट पे एक ही समय पे दो से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा वेव एक ही समय पे एक ही पॉइंट पे आती हैं, तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दोनों वेव्स पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगी, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द वेव्स। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, पहली वेव का, दूसरी वेव का, तीसरी वेव का, और ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसका है, पार्टिकल का। यहाँ पे तो वेव और यहाँ पे हो गया पार्टिकल। कुछ आ रहा है समझ में, फील हो पा रहा है क्या टॉपिक, समझ पा रहे हो, यहाँ पे उतर रहा है थोड़ा बहुत, जल्दी से चैट विंडो पे रिप्लाई करो, यस, लेट मी नो ऑन द चैट विंडो, है ना। तो अभी तो मैंने सिर्फ सुपरपोजिशन का एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, लिखवाएंगे और तसल्ली से देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, हमने 11th को चलो पढ़ना नहीं बोलते हैं, ठीक है, बट हाँ उधर कुछ ऐसा सुना है। तो यस, वेव कैन सुपर पोजिशन, ठीक है, सुपरपोज मतलब एक से 2 या 2 से ज़्यादा वेव का एक साथ एक समय पे होना, तो उसके कारण जो इफेक्ट आता है ना, बेसिकली वो इंटरफेरेंस होता है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस होता है जब when two wave सुपरपोज, वो इंटरफेरेंस कहलाता है। तुम्हें पता है वैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बट उनको डिफरेंट बना दिया गया उनकी हिस्ट्री के कारण। जब 2 वेव सुपरपोज करती है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, जब 2 से मोर देन टू वेव्स सुपरपोज करती है तो उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। सुपरपोज का मतलब समझ में आ रहा है, एक ही समय पे
दो वेव या दो से ज़्यादा वेव एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन, दे लिव टुगेदर। चलिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखो, व्हेन टू और more waves at a point are present at the same time, then displacement of the medium, पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, मीडियम में होते हैं बेटा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट दैट पॉइंट is the sum of displacement due to each individual waves, लिख लो जरा, फिर मुझे बताओ लिखने के बाद हो गया क्या, लिखो जरा, लिख लिया, ओके, ठीक है। एक और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, आज एक और तरीके से समझा लेंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6, एक वेव, ये एक वेव है, इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एक वेव इधर से आ रही है, ठीक है, ये दोनों, दीज आर रिप्रेजेंटिंग अ वेव, ठीक है। एक सेकंड बाद दोनों का कैसा मोशन होगा, दीज आर वेव्स, एक सेकंड बाद, देखना जरा, सब लोग ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक सेकंड बाद होगा क्या, एक सेकंड बाद, अभी मैं डैश से शो कर रही हूँ, पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद, एक सेकंड बाद ये जो हाफ सर्कल वाली वेव है वो 2 से 4 पे आ जाएगी, 2 3 4, है ना, और ये वाली वेव कहाँ आ जाएगी, ये 3, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, दिस विल कम लाइक दिस, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, 3 4 वाला कॉमन पॉइंट है, तो जो 3 4 टाइम पे जो पार्टिकल्स होंगे वो दोनों के कारण डिस्प्लेस होंगे, तो इतना डिस्प्लेस तो हुए किसके कारण, बी वेव के कारण, और ये डिस्प्लेस हुए ए वेव के कारण। तो कैन यू सी, क्या ये बात समझ में आ रही है, दिस विल बी द पैटर्न। आप देखिए 3 4 टाइम पे दोनों वेव एग्जिस्ट कर रही हैं, दे को एग्जिस्ट, तो रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड देख रहे हो पार्टिकल का, दोनों के कारण आ रहा है, इसके कारण भी आ रहा है और इसके कारण भी आ रहा है, तो नेट वेव कैसी बन रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, कोशिश कर रही हूँ आपको विजुअलाइज कराने की, सुपरपोजिशन, द 2 और मोर वेव्स कैन सुपरपोज टुगेदर, एक समय पे 2 या 2 से ज़्यादा वेव एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये देखो एग्जिस्ट कर रही हैं, डायग्राम चेंज हो गया है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट दे एग्जिस्ट टुगेदर, और नेट डिस्प्लेसमेंट भी शो कर रही है, जस्ट लुक एट द पैटर्न, हाउ, पूछो एक बार चैट विंडो पे, क्या ये बात समझ में आ रही है,
क्या ये वेव डायग्राम जो मैंने शो किया, आर यू गेटिंग दिस? यस, जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो इसका एक सेकंड बाद और देखते हैं, है ना। एक सेकंड बाद तुम ट्राई करो, मैं भी कर रही हूँ। लेट्स ड्रॉ इट एक सेकंड बाद, बस ये आखिरी टॉपिक करेंगे बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा? ये 3 से 5 पे आ गया है, ठीक है, और ये 5 से 2 पे निकल गया है ना। अब रिजल्टेंट बच्चे कैसी होने वाली है मैं बना रही हूँ, तुम लोग अपनी कोशिश करना चाहो तो करो। अरे वाह, दिस इज हाउ दे एग्जिस्ट टुगेदर। आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग द टॉपिक? एंजॉय कर पा रहे हो या समझ पा रहे हो? एंजॉय से करना तो समझना है, समझ में आ जाता है तो वैसे चेहरे पे खुशी आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, ये हमने फर्स्ट 1 सेकेंड में, फिर ये नेक्स्ट 1 सेकेंड में देखा, तो हमने ये प्रूव कर दिया, यस द 2 और मोर वेव्स कैन को एग्जिस्ट टुगेदर एंड व्हेन दे एग्जिस्ट the next the resultant displacement is the vector addition of the individual waves। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, 3:20 पे ही क्लास लूँगी, 40 मिनट्स की। तो मिलते हैं कल अपन, है ना। कल बहुत अच्छे 2-4 3-4 दिन लगातार बहुत सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास मिस मतलब तुम मिस मत करना, है ना, जितनी कोशिश हो। बस नेट की प्रॉब्लम तो वी कांट हेल्प इट, लेक्चर सारे रिकॉर्ड करूँगी बट अटेंड करना। चलो बाय एवरीवन। क्या स्टेटस?